हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। मेरे बेदर्द पिया पार्ट 6 चैप्टर 61। जरूर दाल में कुछ काला है, पूरी दाल ही काली है, कैसे आपसे बदला लेता हूँ। सबको इस तरह से खुद को देखते हुए पाकर चित्रांग कहता है, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैं आप लोगों को पसंद नहीं आया हूँ। उसकी बात सुनकर दिशा जल्दी से कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे हो और मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि तुम सिया के भाई हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें भी ब्लू है। और सिया की भी। इतना कह वो मुस्कुराने लगती है जैसे उसने बहुत बड़ा काम आसान कर दिया हो। उसकी बात सुनकर सभी लोग इस बात का ध्यान देते हैं तो उन्हें भी कुछ हद तक उसकी बात सही लगती है, लेकिन सार्थक बीच में ही फिर से सवाल करता है, अगर ऐसा है तो तुम पहले क्यों नहीं आए सिया से मिलने। उसकी बात सुनकर जॉनी कहता है, वो बिग सिस्टर हमें अपना पता ही नहीं बताती थी, इसलिए वो जब हॉस्पिटल जाती थी तभी हम मिला करते थे। उसकी बात सुनकर सार्थक सिया की ओर देखता है जैसे पूछ रहा हो क्या ये सच है। उसकी नजरों को समझते हुए सिया भी अपना सर हिला देती है, जिसे देख सार्थक कुछ नहीं कहता है। तभी सुमन जी चित्रांग बहुत प्यार से पूछती हैं, वैसे बेटा आप करते क्या हैं, आपकी उम्र से लग रहा है आप अब स्टूडेंट होंगे। उनकी बात सुनकर चित्रांग अपने मन में कहता है, मैं क्या करता ये जान के इन्हें क्या करना है, अगर जान भी गई तो इन्हें हार्ट अटैक ही आ जाएगा। चित्रांग अभी अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी सिया कहती है, माँ इसका एक शॉप है जिसे ये तीनों मिलके चलाते हैं, ये मेरी तरह ही मिडिल क्लास फैमिली से है, न तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया इसने। इतना कह वो चित्रांग को अपनी नीली आंखों से बहुत ही कंसर्न के साथ देखने लगती हैं। उसकी बात सुनकर सुमन जी कुछ बोलती उसके पहले ही पीटर बोल पड़ता है, नहीं हम कहीं काम नहीं करता है हम तो। वो इतना ही बोल पाया था कि तब तक उसे अपने पैरों में एक दर्द महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो अपने पैरों को देखता है तो उसे अपने पैरों पर जॉनी के पैर महसूस होते हैं जिसने उसे अभी हिट किया था। उसकी बात सुन सब असमंजस से देखने लगते हैं और सुमन जी पूछ लेती है, मतलब बेटा मैं समझी नहीं। तभी जॉनी उसकी बात को सही करते हुए कहता है अपना सैड फेस बना के, वो इसका मतलब था कि हम सब पहले काम करते थे लेकिन कल रात को ही हमारी शॉप जल गई, अब हमारे पास कुछ भी नहीं काम करने के लिए। उसकी बात सुनकर सिया परेशानी वाली भाव लिए कहती है, ये कैसे हुआ चित्र और तुमने हमें क्यों बताया नहीं। सिया की बात सुन पीटर अपने मन में कहता है, जलने के लिए कुछ होने का भी तो चाहता है न बिग सिस्टर, ये सब तो तुम्हारे पास रुकने का प्लान है बॉस का ताकि वो जीजा से हिसाब कर सके। पीटर खुद से ही कह रहा था कि तभी उसके कानों में सिया की फिर से आवाज जाती है, अब तुम कहाँ रहोगे, तुम सब तो वहीं पर रहते भी थे। कहते कहते सिया के आंखों में पानी भर जाता है और चित्रांग को फिक्र से देखने लगती है। चित्रांग भी सिया के मासूमियत का फायदा उठाते हुए कहता है, सिस्टर मुझे नहीं पता अब हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। इतना कह वो अपना सर झुका लेता है। चित्रांग अपना सर झुकाते ही एक डेविल स्माइल करता है, जिसे कोई देख नहीं पाता है, लेकिन ईशा की तेज नजरें उसे देख लेती हैं और वो अपने मन में कहती है, जरूर दाल में कुछ काला है, ये साफ साफ झूठ बोल रहा है, पर मैं इसे जानती हूँ, जो इंसान पूरे हॉस्पिटल को खरीद सकता है उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। फिर कहती है, नहीं दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है और मुझे इसके बारे में जल्दी ही पता करना होगा कि ये कौन है और कहाँ से आया है। इतना कह वो अपने मन में कुछ सोचते हुए चित्रांग को घूरने लगती हैं। जॉनी की बात सुनकर सुमन जी भी इमोशनल हो जाती है और उसी तरह से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, आप लोग इसे भी अपना घर समझिए और आप सब लोग चिंता मत कीजिए, अब से आप लोग भी हमारे साथ यहीं पर रहेंगे। उनकी बात पूरी होते ही पीटर तुरंत बोल पड़ता है, आप सच बोलता है, हम यहीं पर रहता अब से। उसकी बात सुनकर सुमन जी पीटर को अजीब तरीके से देखने लगती हैं और उसकी बातों को समझने की कोशिश करने लगती हैं। उसकी बात सुनकर जॉनी अपने मन में कहता है, इसको कितनी बार बोला है, जब बोलने आता नहीं है तो ये बोलता क्यों है। इतना कह जॉनी सुमन जी की ओर देखते हुए कहता है, वो इससे ठीक से हिंदी नहीं आती है न, वो आपसे पूछ रहा था क्या सच में हम यहाँ रह सकते हैं। उसकी बात सुनकर सुमन जी कहती है, बिल्कुल बेटा, अब से आप लोग जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। इतना कह वो रघुवेंद्र जी की ओर देखती है जैसे पूछ रही हो, मैंने सही कहा ना। उनकी नजरों को समझते हुए रघुवेंद्र जी अपना सर हाँ में हिला देते हैं जैसे वो भी उनकी बात से सहमत हैं।
तभी रघुवेंद्र जी घड़ी की ओर देखते हुए कहते हैं, बहुत हो गई बातें, अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, सभी लोग चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो उसके बाद रघुवेंद्र जी चित्रांग जॉनी पीटर को भी कहते हैं, बेटा आप सब सुबह सुबह ही आए हैं तो आप लोगों ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, आप सब भी चलिए हमारे साथ ही कर लीजिए, अब आप सब भी इस घर के सदस्य हैं। उनकी बात सुनकर सभी लोग अपना सर हमें हिला देते हैं। तभी सिया कहती हैं, वो हमने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है। इतना कह वो अपना सर झुका लेती है क्योंकि उसे अभी तक टाइम ही नहीं मिला था कि वो कुछ बना सके। उसकी बात सुनकर चित्रांग के कानों में कुछ आवाजें सुनाई पड़ने लगती हैं, जिसे सुन उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है और वो अपने मन में कहता है, ब्रदर इन लॉ ने ये अच्छा नहीं किया है मेरी सिस्टर के साथ, अब आप देखते जाए मैं कैसे आपसे बदला लेता हूँ। इतना कह वो फिर आगे कहता है, लेकिन पहले आपकी शकल भी तो देखनी है, आप कौन है, अभी तक आप मुझे दिखे नहीं। चैप्टर 62 ईशा का वैदिक से झूठ बोलना। रघुवेंद्र जी सिया की बात का कोई जवाब देते उसके पहले ही मीठी वहां पर आकर कहती हैं, सर ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, आप सब आके डाइनिंग टेबल के पास बैठिए। मीठी की बात सुनकर सिया अपना चेहरा ऊपर कर उसे देखती है और कहती है, लेकिन हमने तो नहीं बनाया है अभी तक कुछ भी। उसकी बात सुनकर मीठी कहती है, मैम छोटे बॉस का ऑर्डर था, आज से आप ब्रेकफास्ट नहीं बनाएंगी। उसकी बात सुनकर सिया के साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कहता है। तभी ईशा कहती है, अंकल आप सब लोग जाके बैठिए, मैं उन तीनों को बुला कर लाती हूँ। उसकी बात सुनकर रघुवेंद्र जी हमें अपना सर हिलाकर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ जाते हैं और उनके पीछे ही सभी लोग भी बढ़ जाते हैं और ईशा उन्हें बुलाने के लिए चली जाती है। वैदिक का स्टडी रूम। वैदिक के स्टडी रूम की हालात बहुत ही ज्यादा खराब थी, हर एक चीज बिखरी पड़ी थी, कांच का टेबल टूटकर फर्श पर पड़ा हुआ था और बहुत से शोपीस भी टूटे हुए फर्श पर पड़े थे जिन्हें वैदिक ने गुस्से से तोड़ा था। और उन्हीं सब के बीच वैदिक अपनी रोलिंग चेयर पर अपनी आंखें बंद किए किसी राजा की बैठा हुआ था और उसके सामने पार्थ और वीर खड़े थे। तभी उस डरावने महल में वैदिक की आवाज गूंजती है, मैंने तुम्हें एक काम दिया था वीर और वो भी तुम नहीं कर पाए। वैदिक की बात सुनकर वीर अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है, मैंने तेजस को पता करने के लिए बोला था लेकिन उसे कोई भी जानकारी नहीं मिली, उसके बाद मैंने खुद भी पता किया और भी कुछ नहीं पता चला इस लड़के बारे में और न ही ये पता चला कि उसका सिया से क्या रिलेशन है। वीर इतना कह चुप होता ही है कि तभी उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ती है जो कह रही थी, मुझे पता है उसका सिया से क्या रिश्ता है। इस आवाज को सुन सभी लोग उस आवाज की दिशा में देखते हैं तो पाते हैं ईशा डोर का सहारा लिए अपने हाथों को बांधे उन्हें ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। ईशा को देख पार्थ अपने दांत पिसते हुए कहता है, तुम्हें तमीज नहीं है या फिर सारी तमीज हॉस्पिटल में ही भूलकर आ गई हो जो ऐसे किसी की बातें सुन रही हो छुप छुप कर। पार्थ की बात सुनकर ईशा कहती है, मेरे छोटे भाई तुम गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैं तो तुम्हारे बॉस को सच बताने आई थी कि उस लड़के का सिया से क्या रिश्ता है। उसकी बात सुनकर पार्थ जैसे ही कुछ कहने को होता है उसके पहले ही वैदिक बोलता है, तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। उसकी बात सुनकर ईशा के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो अपनी स्माइल को उसी तरह बरकरार रखते हुए कहती है, मुझे पता नहीं था तुम इतने बेवकूफ हो, तुम्हें उन्हें देखकर समझ नहीं आया कि उनका रिश्ता क्या है, या फिर तुम सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। उसकी पहेली नुमा बातें सुनकर वीर कहता है, मेरी प्यारी बहना तुम कहना क्या चाहती हो वो बताओ ना। इस पर ईशा हल्का से मुस्कुराते हुए कहती है, वीर भाई आपने वो फूल देखे थे जो सिया को उसने दिया था। ईशा की बात सुनकर वीर कहता है, हाँ वो तो गुलाब के फूल थे। तो उसकी बात सुनकर ईशा कहती है, राइट वीर भाई वो गुलाब के ही फूल थे लेकिन वो कोई नॉर्मल गुलाब के फूल नहीं थे, वो जूलियट रोज थे जो कि बहुत ही रेयर मिलते हैं, जो कई सालों में एक बार ही खिलते हैं और इन्हें कोई आम इंसान खरीद भी नहीं सकता है क्योंकि एक रोज की कीमत करोड़ों में होती है। उसने तो सिया को एक जूलियट रोज के फ्लावर का गुलदस्ता ही दिया है, इससे ही पता चलता है कि वो कोई आम इंसान तो नहीं है। ईशा की बातें जैसे जैसे वैदिक के कानों में सुनाई दे रही थी वैसे वैसे ही वैदिक का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। ईशा वैदिक के गुस्से भरे चेहरे को देखते हुए आगे कहती है, वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं तो उस लड़के का नाम चित्र है और वो अब से यही रहेगा।
उसके बाद ईशा हाल में जो भी बात हुई वो सब कुछ थोड़ा बड़ा चढ़ा के बता देती है, लेकिन वो बस ये नहीं बताती है कि सिया ने चित्र को अपना भाई बताया है। उसकी जगह पर वो कहती है कि चित्र सिया का बहुत ही अच्छा दोस्त है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद वीर कहता है, इसका मतलब उसने सब कुछ झूठ बोला है सिया से कि वो शॉप चलाता है, और उसके करीब आने के लिए उसने इतना बड़ा नाटक किया कि उसकी शॉप जल गई है और अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं है रहने के लिए, और आंटी उसकी बातों में आकर उसे यहाँ रहने की परमिशन दे दी। उसकी बात सुनकर ईशा कहती है, आप सही समझे, और आप ही सोचिए कोई इतना क्यों किसी के लिए करेगा, पहले हॉस्पिटल उसके बाद जूलियट रोज देना। इससे तो साफ साफ समझ आ रहा है कि वो सिया को पसंद करता है, और इसी बहाने चित्र सिया को यहाँ से दूर लेके जाएगा और कोई देखता ही रह जाएगा। उसकी बात सुनकर वैदिक की हाथों की मुट्ठी कस जाती है और उसकी हेजल ग्रीन आंखों में खून उतर आता है। लेकिन ईशा आगे कहती है, एनीवेज, मैं सबको यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाने आई थी और मुझे जो कहना था कह दिया, अब मैं जा रही हूँ। इतना कह ईशा स्टडी रूम से निकलते हुए अपने मन में कहती है, अब मुझे और भी मजा आएगा, इससे जलते हुए देखकर मुझे यहाँ रुकने के लिए मजबूर किया था, मैंने भी तुम्हें परेशान नहीं किया तो मेरा नाम भी ईशा जिंदल नहीं। स्टडी रूम का माहौल बहुत ही भयानक लग रहा था, लेकिन तभी वैदिक पार्थ और वीर को देखते हुए कहता है, मुझे आज शाम तक उसकी पूरी जानकारी चाहिए। कहते हुए वो भी स्टडी रूम में से निकल जाता है। चैप्टर 63 जल्लाद जीजा। डाइनिंग टेबल पर इस समय सभी लोग बैठे हुए थे, वैदिक, वीर, पार्थ और सिया को छोड़ के, लेकिन आज यहाँ पर भी कुछ अलग ही था। वैदिक की चेयर पर चित्रांग बैठा हुआ था, और जहाँ पर वीर और पार्थ जब घर पर मौजूद रहते थे तो बैठा करते थे, वहाँ पर पीटर और जॉनी बैठे हुए थे। चित्रांग अपने मन में कहता है, इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ आए हुए, अभी तक मुझे मेरे जल्लाद ब्रदर इन लॉ नजर नहीं आ रहे हैं, क्या वो कहीं गए हुए हैं? चित्रांग अपने मन में सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उससे सामने से तीन लोग, जो कोई और नहीं बल्कि वैदिक, पार्थ और वीर, आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर चित्रांग अपने मन में कहता है, इनमें से कौन हो सकते हैं मेरे ब्रदर इन लॉ? इतना कह वो चुपचाप से सामने की ओर देखने लगता है। वैदिक जो ब्रेकफास्ट करने के लिए आ रहा था और उसके पीछे वीर और पार्थ भी आ रहे थे, लेकिन तभी वैदिक के कानों में वीर की आवाज पड़ती है, जो पार्थ से कह रहा था, पार्थ, सामने देखो, तुम्हारे बॉस की चेयर पर कौन बैठा है? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उस चेयर को छूने की, लेकिन ये कुछ देर पहले आया लड़का उस पर बैठ गया। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है ये सिया को पसंद करता है और उसी के लिए आया है। उसकी बात सुनकर पार्थ भी सामने की ओर देखते हुए ही कहता है, तुमने ध्यान से देखा नहीं, किसी ने तुम्हारी भी जगह ले ली। उसकी बात सुनकर वीर सामने देखता है तो उसे अपनी जगह पर पीटर बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे देख वो गुस्से से कहता है, इसे तो अभी मैं बताता हूँ। वीर की बात जैसे ही वैदिक के कानों में पड़ती है, वो अपने कदम वहीं पर रोककर सामने की ओर देखता है तो उसे अपनी जगह पर चित्रांग बैठा हुआ दिखाई देता है। अपनी जगह उसे देख और वीर की बात का मतलब समझते हुए वैदिक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, और वो उसी तरह से चित्रांग को देखते हुए ही फिर से आगे बढ़ने लगता है। वैदिक सीधे आके चित्रांग के बगल में खड़ा हो जाता है, और उसके साथ ही वीर और पार्थ भी पीटर और जॉनी के पीछे खड़े हो जाते हैं। तभी वीर बोलता है, हे बच्चे, तुम जो कोई भी हो यहाँ से हटो, ये मेरी चेयर है। उसके बाद फिर से बोलता है, तुम ही नहीं, तुम सब, जॉनी और चित्रांग को भी उठो, ये हम तीनों की चेयर है। उसकी बात सुनकर पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से के साथ कहता है, बच्चा किसे बोलता? हम बच्चा कहाँ से दिखता है? तुमको मालूम नहीं होता है तुम किससे बात करता? और हम दोनों और हमारा बॉस यहाँ से नहीं उठता, इस चेयर पर तुम्हारा नाम नहीं होता कि इस पर तुम ही बैठेगा। पीटर की बात सुनकर वीर की आंखें छोटी हो जाती है, और वो पीटर को जैसे ही कुछ बोलने जाता है उसके पहले ही सुमन जी की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ती है। वीर, उन्हें नहीं पता था कि ये आपकी चेयर है, आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं घर आए मेहमानों से। इतना कह वो प्यार से पीटर को देखते हुए कहती है, बेटा आप दोनों इस साइड आके बैठ जाए। सुमन जी की बात सुनकर पीटर फिर से कुछ बोलता उसके पहले ही उसकी नज़र अपने बॉस चित्रांग पर पड़ती है, जो उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो, एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम दुनिया से निकल जाओगे। उसकी वार्निंग को समझते हुए पीटर वीर को घूरते हुए दूसरी चेयर पर बैठ जाता है, और जॉनी भी।
पीटर के जाते ही वीर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और चित्रांग उसे बैठते हुए देखकर कहता है, ओह अच्छा लगता है, यही मेरे जल्लाद जीजा जी है, लेकिन मेरी गट फीलिंग मान नहीं रही है इन्हें देख के कि ये मेरे जीजा जी हो सकते हैं। तभी उसे अपने ऊपर किसी की तपती हुई नजरें महसूस होती है तो वो अपनी पलकें उठाकर अपने साइड में देखता है तो उसे अपने सामने वैदिक खड़ा नजर आता है। वैदिक को देखकर चित्रांग अपने मन में कहता है, ये कौन है और ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मुझे जिंदा ही निगल लेंगे। और चित्रांग भी वैदिक को घूरने लगता है। दोनों को एक दूसरे के आंखों में घूरते हुए देखकर रघुवेंद्र जी अपने मन में कहते हैं, ये अपने साले को ऐसे देख रहा है जैसे इसका साला ना होकर इसका सौतन है। इतना कह वो भी दोनों को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखने लगते हैं। ईशा भी वैदिक और चित्रांग को ही देख रही थी और वो उन्हें देखते हुए ही अपने मन में कहती है, अब आएगा मजा। वैदिक की चीजों को कोई छू भी दे तो उसे वो दोबारा टच नहीं करता है। यहाँ तो कोई उसकी चेयर पर ही बैठा है, वो भी उसके ही सामने, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। लेकिन जब इसे पता चलेगा जिसे ये अपना दुश्मन समझ के घूर रहा है वो इसका साला है तो इसका मुंह देखने लायक होगा। फिर चित्रांग को देखते हुए कहती, वैसे कुछ भी कहो इस लड़के में हिम्मत तो बहुत है। फिर कुछ सोचते हुए, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई थी मुझे किस करने की, इससे भी बदला लेना है मुझे अभी तो, इसलिए तो मैंने वैदिक से झूठ बोला कि ये लड़का सिया का फ्रेंड है। अब वैदिक इसे छोड़ेगा तो नहीं, और जो बचेगा वो मैं पूरा कर दूंगी। ओह नहीं, अगर वैदिक को पता चल गया ये सिया का भाई है तो वैदिक मुझे नहीं छोड़ेगा। इतना कह वो फिर से दोनों को देखने लगती है। चैप्टर 64 चित्रांग रॉक्ड एवरीवन शॉक्ड। वैदिक से जब और बर्दाश्त नहीं होता है तो वो बोल पड़ता है, यहाँ से हटो, ये मेरी जगह है। वैदिक की बात सुनकर चित्रांग कहता है, अगर मैं नहीं हटूं तो। उसकी बात सुनकर वैदिक गुस्से से चीखता है, पार्थ। उसकी तेज आवाज सुनकर सभी लोग उसे देखने लगते हैं। सुमन जी भी घबरा जाती है क्योंकि उन्हें वैदिक के गुस्से से डर लगता था और वो नहीं चाहती थी कि वैदिक चित्रांग के साथ भी बुरा बिहेवियर करे, इसलिए वो जैसे ही बोलने को होती है उसके पहले ही उन्हें रघुवेंद्र जी कुछ भी बोलने से मना कर देते हैं। लेकिन सार्थक चुप नहीं रहता है। वो बोल पड़ता है, क्या तुम घर आए मेहमानों से बात करने का तरीका भी भूल गए हो जो चीख रहे हो। लेकिन वैदिक के ऊपर सार्थक की बातों का कोई असर नहीं होता है। वो पार्थ की ओर देखता है अपनी जलती आंखों से। पार्थ भी उसका इशारा समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो जैसे ही चित्रांग की ओर बढ़ता है उसे हटाने के लिए उसके पहले ही उसे सिया की आवाज सुनाई देती है, जो वैदिक की गुस्से से भरी आवाज सुनकर किचन से निकलकर बाहर आती है और वैदिक की चेयर पर चित्रांग को बैठे हुए देखकर डर जाती है क्योंकि वो वैदिक के गुस्से को बहुत ही अच्छे से जान चुकी थी। उसे डर था कि कहीं वैदिक चित्रांग को भी उसकी ही तरह पनिशमेंट न सुना दे, इसलिए वो जल्दी से चित्रांग के पास आते हुए कहती है, चित्र आपको वहां पर किसने बैठने के लिए कहा है, आप जल्दी से उठिए। तो सिया की बात सुनकर पार्थ के भी बढ़ते कदम रुक जाते हैं और चित्रांग भी सिया को मशूमियत से देखने लगता है। वैदिक चित्रांग के एक्सप्रेशन को इतने जल्दी बदलते हुए देखकर अपने मन में कहता है, अभी तक ये लड़का मुझे घूर कर देख रहा था लेकिन जैसे ही मेरी जान ने बुलाया इसके देखने का तरीका ही बदल गया। ये सब कहते हुए वैदिक की आंखें और भी सर्द हो गई थी और उसका ऑरा भी बहुत खतरनाक हो गया था जिसे सभी लोग साफ साफ महसूस कर सकते थे, लेकिन चित्रांग को इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो सिया को देखते हुए कहता है, क्या हुआ, यहाँ पर मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सिया एक नज़र वैदिक के चेहरे को देखती है जो गुस्से से उबल रहा था, फिर चित्रांग को देखते हुए प्यार से कहती है, वो वहां पर इनके सिवा कोई नहीं बैठता है, न इन्हें पसंद नहीं है कि कोई इनके चीजों को हाथ लगाए, इसलिए तुम जल्दी से उठो और मेरे पास आओ। सिया की बात सुनकर चित्रांग वैदिक को घूरते हुए चेयर से उठकर सिया की ओर बढ़ जाता है। उसके उठते ही जॉनी और पीटर भी उठ जाते हैं और वो भी चित्रांग के पीछे खड़े हो जाते हैं। चित्रांग के उठते ही वैदिक अपनी चेयर पर गुस्से से एक लात मारकर दूर कर देता है। उसके ऐसे करने के बाद ही तुरंत दो गार्ड भागते हुए अपने साथ एक चेयर लेके आते हैं क्योंकि उन्हें पार्थ ने लाने को कहा था और वो जानता था कि उस चेयर के साथ यही होने वाला है। दोनों गार्ड चेयर को उसकी जगह रखकर रिस्पेक्ट के साथ वहां से चले जाते हैं। वैदिक के इस हरकत पर चित्रांग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो एक तक बस उस दूर पड़ी चेयर को ही घूर रहा था जिसे वैदिक ने लात मारकर दूर किया था। और सेम रिएक्शन जॉनी और पीटर का भी था। वो दोनों वैदिक को अपनी जानलेवा आंखों से घूर रहे थे और खुद को रोक रहे थे।
वही सिया वैदिक को ऐसे करते हुए देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि उस चय की हालत ऐसी ही होने वाली थी। लेकिन चित्रांग एक नज़र सिया पर डालता है, उसके बाद वैदिक पर, फिर अपने मन में कहता है तो ये वही है जिन्होंने आपको अपनी पत्नी होने का हक तक नहीं दिया है, लेकिन आज इन्होंने बहुत ही गलत इंसान से पंगा लिया है। ये नहीं जानते मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। इन्होंने उस चेयर पर नहीं, मेरे ईगो पर वार किया है, और ईगो कोई हट करे ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कह चित्रांग अपने पैंट के पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाले आगे बढ़ता है, और ठीक उसी तरह चित्रांग भी वैदिक के लिए आए दूसरी चेयर को एक लात मारकर दूर कर देता है। उसके ऐसा करते ही सिया अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेती है, और सभी लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं और उसी के साथ चित्रांग को देखने लगते हैं, क्योंकि आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वैदिक के खिलाफ जाए। लेकिन चित्रांग ने तो वैदिक की चेयर को ही लात मार दिया था, जिसे कोई गलती से भी छू दे तो उसे वैदिक सजा सुना देता था। चैप्टर 65 चित्रांग और वैदिक की फाइट। वैदिक जो चेयर पर बैठने के लिए आगे बढ़ता ही है कि उसके पहले ही चित्रांग आके चेयर पर लात मारकर दूर कर देता है। उसके ऐसा करते ही वैदिक चित्रांग को देखता है, जो बिना किसी डर के अपने दोनों हाथों को अपने पैंट के पॉकेट में डाले एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ उसे ही देख रहा था। तभी पार्थ गुस्से से आगे बढ़ता है चित्रांग की ओर उसे मारने के लिए, लेकिन बीच में ही वैदिक उसे रुकने का इशारा करता है, जिसे समझकर पार्थ चित्रांग को घूरते हुए रुक जाता है। जॉनी और पीटर चित्रांग को देखकर हल्का से मुस्कुरा देते हैं, जैसे उन्हें ये देखकर खुशी मिली हो। वैदिक चित्रांग की स्टील ब्लू आंखों में बेपनाह नफरत खुद के लिए देख पा रहा था, और वो भी अपनी हेजल ग्रीन आंखों से चित्रांग को घूरे जा रहा था। वैदिक चित्रांग को एक नज़र देखकर चेयर को देखता है, उसके बाद सिया की ओर, जो अपने हाथों को अपने मुंह पर रखे दोनों को ही डर का भाव लिए देख रही थी। तभी वैदिक एक पंच चित्रांग के फेस पर मारता है, लेकिन उसका पंच चित्रांग को छू भी पाता उसके पहले ही चित्रांग जल्दी से वैदिक के पंच को रोक लेता है। उसके ऐसा करते ही वैदिक अपने मन में मुस्कुराते हुए कहता है, पहली बार कोई लगता है मेरे टक्कर का मिला है, अब तो और भी मजा आएगा। इतना कह वो फिर से चित्रांग के ऊपर वार करता है, लेकिन इस बार भी चित्रांग खुद को बचा लेता है, और ऐसे ही दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। कोई किसी से कम नहीं था। चित्रांग भी वैदिक के ऊपर वार करने लगता है, और वैदिक भी उसके वार से खुद को बचा लेता है। इस समय दोनों किसी प्रोफेशनलिस्ट की तरह लड़ रहे थे, और दोनों का ही वार एक से बढ़कर एक था। उन दोनों को ऐसे आपस में लड़ते हुए देखकर सब लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। कोई फिक्र लिए देख रहा था तो कोई मजे से देख रहा था कि कौन उन दोनों में पहले हार मानेगा। दोनों को लड़ते हुए देखकर सिया घबरा जाती है, और वो जल्दी से अपने कदम उन दोनों की ओर बढ़ाते हुए कहती है, चित्र रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। उसकी आवाज सुनकर चित्र सिया की ओर देखता है, जिसका फायदा उठाकर वैदिक चित्रांग के मुंह पर पंच करता है, जिससे चित्रांग खुद को बचा नहीं पाता है, और उसके होठों के किनारे से पंच पड़ते ही खून निकलने लगता है। चित्रांग अपने होठों के किनारे कुछ गीला महसूस कर वैदिक को देखता है, जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था, जैसे उसने कितनी बड़ी जंग जीत ली हो। उसे हंसते हुए देखकर चित्रांग अपने हाथों का पंच बनाकर वैदिक को जैसे ही मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, वैसे ही बीच में सिया आ जाती है। सिया को बीच में देख चित्रांग अपने हाथ को रोक लेता है। सिया को सामने देख चित्रांग जोर से चिल्लाता है, आप बीच में से हटो, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। चित्रांग की तेज आवाज सुनकर सिया सहम जाती है, और वो अपने आंखों में डर लिए चित्रांग को देखती है, क्योंकि उसने आज से पहले चित्रांग का ये रूप कभी भी नहीं देखा था। वो तो हमेशा ही उसके सामने एक गुड बॉय की तरह पेश आता था, और उसने उसे कभी किसी से लड़ते हुए भी नहीं देखा था। चित्रांग जब सिया को खुद से डरते हुए देखता है, तो वो अपनी भोली सी सूरत बनाकर बहुत ही मासूम सी आवाज में कहता है, पहले इन्होंने शुरुआत की थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर अपने होठों की ओर इशारा करते हुए, देखिए इन्होंने मुझे मारा भी और मेरा खून भी निकाल दिया। आपको पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है। इतना कह वो रोनी सी सूरत बना लेता है। चित्रांग के ऐसा करते ही वैदिक के भाव बदल जाते हैं, और वो थोड़ी हैरानी वाले भाव लिए चित्रांग को देखने लगता है, और अपने मन में कहता है, ये जान को अपनी बातों से बहला रहा है। वैदिक अपने सोच में था कि तभी उसे सिया की आवाज अपने कानों में पड़ती है, जिसे सुनकर वो चित्रांग को घूरने लगता है। मासूम सी सिया चित्रांग की बात सुनकर उसकी बातों में आ जाती है, और उसे भी लगने लगता है कि चित्रांग सच कह रहा है, और वो वैदिक के गुस्से को भी जानती थी, इसलिए वो जल्दी से वैदिक की ओर देखते हुए कहती है,
हम आपसे चित्र की तरफ से माफी मांगते हैं। चित्र को नहीं पता था कि वो आपकी जगह है और वो अनजाने में वहां पर बैठ गए थे और उन्हें ये भी नहीं पता था कि आपकी चीजों को कोई छू दे तो आप उसे फिर से यूज नहीं करते हैं। अगर उन्हें पता होता तो वो ऐसा कभी भी नहीं करते। इतना कह वो चित्र की ओर देखती है, फिर कहती है ना चित्र, जैसे चित्रांग से कह रही हो हम सही कह रहे हैं, न आपसे अनजाने में हुआ है, न ये सब कुछ आपने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। चैप्टर 66 कोई बाहर वाले नहीं है, वो सिया के छोटे भाई है। चित्रांग भी सिया के बातों को समझते हुए अच्छे बच्चे की तरह जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाने लगता है। उसकी हाँ सुनकर सिया वैदिक को देखते हुए कहती है आप इन्हें माफ कर दीजिए, ये अभी नासमझ और छोटा बच्चा है। सिया की बात सुनकर वैदिक चित्रांग को घूरते हुए खुद से कहता है ये कहाँ से छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है जान, तुम्हें इसकी बस उम्र ही कम है लेकिन दिमाग बहुत तेज है इसका। आज तक तुमने अपने लिए मेरे सामने कभी स्टैंड नहीं लिया, बल्कि कल के आए इस लड़के के लिए तुमने स्टैंड लिया। ये तो बहुत गलत किया जान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरे सामने किसी गैर की परवाह कर रही हो। वेरी बैड जान। सिया वैदिक के मन में चल रहे बातों से अनजान वो चित्र के गालों को छूते हुए कहती है चित्र जल्दी से हमारे साथ आए, हम अभी आपके चोट पर दवा लगा देते हैं और आपको पेन किलर भी दे देते हैं, आपको आराम हो जाएगा। सिया की बात सुनकर चित्रांग मासूमियत से अपना सर हाँ में हिलाता है। उसके बाद वो अपनी तिरछी नजरों से वैदिक को देख एक स्माइल करता है जैसे वो उसे कह रहा हो आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। वैदिक भी चित्रांग के हंसी को देख समझ जाता है। वो कुछ कहता उसके पहले ही सिया चित्र का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेके जाने लगती है। सिया को चित्र के साथ जाता हुआ देखकर वैदिक अपनी 2 उंगलियों से अपने माथे पर रफ करता है। उसके बाद वो भी अपने कदम सिया के पीछे बढ़ा देता है। कब से चुप बैठी सुमन जी वैदिक को सिया के पीछे जाता हुआ देखकर अपने मन में कहती है कहीं ये सिया को फिर से चोट न पहुंचा दे, हमें इन्हें रोकना होगा। इतना कह वो वैदिक को देखते हुए गुस्से से कहती है। वैदिक। उनकी आवाज सुनकर सिया के बढ़ते हुए कदम भी रुक जाते हैं और वो भी जहां थी वहीं पर रुक जाती है। सुमन जी की गुस्से से भरी आवाज सुनकर वैदिक भी उनकी ओर देखने लगता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। उसे इस तरह देखकर सुमन जी कहती है क्या अब आप हमारे दिए संस्कार भी भूल गए हैं जो आपने आज ऐसी हरकत की। तभी बीच में सार्थक बोल पड़ता है वो तो कभी भूल चुका है, अगर याद होता तो आज हालात ऐसे नहीं होते। इतना कह वो चुप हो जाता है। सुमन जी सार्थक की बातों को इग्नोर करते हुए कहती हैं आप कम से कम घर आए मेहमानों के साथ तो अच्छे से पेश आना सीख लीजिए। फिर चित्रांग को देखते हुए वो अभी बच्चा है लेकिन आप तो नहीं है न, और हमने ही उन्हें बैठने को बोला था और उन्हें नहीं पता था कि वो आपकी जगह है और नहीं वो आपको जानते हैं। वो तो बस यहाँ पर सिया से मिलने आए थे लेकिन आपने तमाशा बनाकर रख दिया है। उनकी बातों को सुनकर वैदिक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपनी गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से चित्रांग को देखते हुए कहता है मॉम आपने आज फिर से एक बाहर वाले के लिए मुझे डांटा। इतना कह वो अजीब तरह से हंसता। इस समय वो बहुत ही डरवाना लग रहा था। उसे इस तरह देखकर एक पल के लिए सुमन जी भी घबरा जाती है लेकिन वो अपने डर को किनारे करते हुए कहती हैं वो कोई बाहर वाले नहीं है, वो सिया के छोटे भाई है। सुमन जी की बात सुनकर वैदिक धीरे से बुदबुदाता है भाई। उसके बाद वो अपनी जलती हुई नजरों से ईशा की ओर देखता है। सुमन जी के बगल में बैठी ईशा उसे जैसे ही अपने ऊपर वैदिक की जलती हुई निगाहें महसूस होती है तो वो वैदिक की तरफ देखते हुए एक फीकी सी हंसी हंसते हुए अपने मन में कहती है लो हो गया बंटाधार, जिस बात का डर था वही हो गया, अब इस शैतान से मुझे कौन बचाएगा। फिर आगे कहती है मेरा छोटा भाई और मेरा बड़ा भाई बचा लेगा। इतना कह वो अपने सामने बैठे वीर और खड़े पार्थ को देखती है तो पाती है वो दोनों भी उसे घूर कर देख रहे थे जैसे कह रहे हो अकेले में मिलो तो बताते हैं। उनकी भावनाओं को समझते हुए ईशा अपना सर झुकाकर तिरछी नजरों से वैदिक की ओर देखने लगती है तो वो अभी भी वैदिक को खुद को घूरता हुआ ही पाती है। वैदिक बिना कुछ बोले ईशा को घूर रहा था, तभी उसे चित्रांग की आवाज सुनाई देती है जो सिया से पूछ रहा था वैसे आपने हमें अभी तक हमारे ब्रदर इन लॉ से नहीं मिलवाया। उसके बाद वो वैदिक वीर और पार्थ की ओर इशारा करते हुए कहता है ये लोग कौन है, आपने हमें इनसे भी नहीं मिलवाया। चैप्टर 67 ये इंसान ही आपके हस्बैंड है और वो आपको अपनी वाइफ नहीं मानते हैं।
चित्रांग का सवाल सुनकर सिया सकपका जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसकी बातों का क्या जवाब दे। वैदिक भी चित्रांग का सवाल सुनकर इशा पर से अपनी नजरें हटाकर सिया को देखने लगता है, जैसे उसे भी सिया के जवाब का इंतजार हो। वैदिक अपने मन में कहता है, जान अब तो तुम खुद ही मुझे अपना हस्बैंड बताओगी। इतना कह वो भी इंटरेस्ट के साथ सिया को देखने लगता है। सिया चुपचाप से अपने जगह खड़ी सोच में गुम ही थी कि तभी उसे फिर से चित्र की आवाज सुनाई देती है। क्या इन लोगों वैदिक वीर और पार्थ की ओर इशारा करते हुए में से कोई एक मेरे ब्रदर इन लॉ आई मीन जीजाजी है। उसकी बात सुनकर सिया जल्दी से कहती है नहीं। उसके मुंह से नहीं सुनकर वैदिक की मुट्ठी कस जाती है और वो सनकियों की तरह सिया को देखने लगता है। सिया की बात सुनकर चित्रांग सिया को देखते हुए पूछता है, मतलब? सिया हड़बड़ाते हुए उसकी ओर देखती है, फिर अपने मन में खुद को शांत करते हुए कहती है, हम चित्र को वैदिक जी के बारे में नहीं बता सकते हैं। अगर हमने वैदिक जी को अपना हस्बैंड बताया तो वो गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो हमें अपनी पत्नी मानते ही नहीं है। हम उनके लिए सिर्फ एक नौकर नहीं, उससे भी नीचे और गिरे हुए हैं, इसलिए तो वो हमें एक गिरी हुई लड़की मानते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि चित्र को उनके बारे में या फिर हमारे रिश्ते के बारे में पता चले। हमने चित्र से जैसे पहले झूठ कहा था कि वो बहुत अच्छे हैं और हमारी बहुत फिक्र करते हैं, आज भी वैसे ही झूठ बोल देते हैं। वो मान जाएगा और वैसे भी चित्र बहुत मासूम है, वो हमारी सारी बातों पर भरोसा कर लेता है और आगे कुछ पूछता भी नहीं है। अब भाई सिया की ये गलत फहमी कौन दूर करेगा कि वो जिसे मासूम समझ रही है वो मासूम तो बिल्कुल भी नहीं है। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। अब आते हैं कहानी पर। सिया अपने मन में सब कुछ सोचकर चित्रांग की ओर देखती है, जो उसे ही देख रहा था। सिया चित्रांग से कहती है, वीर की ओर इशारा करते हुए, ये वीर भाई है और ये भी हम लोग के साथ ही रहते हैं और ये भी इस फैमिली के मेंबर ही है, लेकिन ये बहुत कम घर पर रहते हैं। उसके बाद वो पार्थ की ओर देखती है। पार्थ को देखते ही वो थोड़ा डर जाती है, फिर भी सिया थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, ये पापा पार्थ सा सर है। सिया को ऐसे पार्थ से डरते और हिचकिचाते हुए देखकर चित्रांग की भवें सिकुड़ जाती है और वो अपने मन में कहता है, आपने जब हमें सबसे मिलवाया तो आप बिल्कुल भी नहीं डरी, लेकिन आप इनसे मिलवाते हुए इतना हिचकिचा क्यों रही है, जैसे कोई बात हो जिसे आप मुझसे छुपा रही है। लेकिन मैं बहुत जल्द उसका भी पता लगा लूंगा। इतना कह वो पार्थ को घूर कर देखने लगता है। इतना कह सिया अपना सर झुकाते हुए बहुत ही धीरे से कहती है, और तुमने जिससे अभी फाइट की वो उनके पार्थ बॉस है और सार्थक भैया के छोटे भाई है। इतना कह सिया एक गहरी सांस लेती है, जैसे उसने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। उसकी बात सुनकर चित्रांग अपना सर हिलाते हुए अच्छा कहता है, फिर अपने मन में वैदिक को देखते हुए कहता है, आपने फिर से हमें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमें सब पता है कि ये इंसान ही आपके हस्बैंड है और वो आपको अपनी वाइफ नहीं मानते हैं। इतना कह वो किसी ख्यालों में खो जाता है कि उसे सिया और वैदिक के बारे में कैसे पता चला। फ्लैशबैक। कल रात का समय। चित्रांग इस समय अपने होटल के रूम में मौजूद था और वो जॉनी और पीटर का बेसब्री से इंतजार करते हुए रूम में इधर से उधर घूम रहा था, जिसे उसने खुराना मेंशन भेजा था सिया और उसके हस्बैंड के बारे में पता करने के लिए। चित्रांग कुछ देर ऐसे ही रूम में इधर से उधर घूम रहा होता है कि तभी उसके रूम के डोर पर नॉक होने की आवाज आती है, जिसे सुनकर चित्रांग बिना देरी किए डोर ओपन करता है। उसके डोर ओपन करते ही जॉनी और पीटर एक आदमी को जो कि 30 या 31 साल का लग रहा था उसे अपने साथ लिए अंदर आते हैं। चित्रांग उन दोनों को देखकर सिंगल सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। उसके बाद वो गुस्से से चीखते हुए जॉनी और पीटर को देखते हुए कहता है, मैंने तुम दोनों को सिस्टर और उनके हस्बैंड की पूरी जानकारी लाने के लिए भेजा था, न कि किसी आदमी को। उसकी तेज आवाज सुनकर जॉनी और पीटर तो नॉर्मली ही खड़े रहते हैं, लेकिन उनके साथ आया आदमी थोड़ा सा डर जाता है और वो जैसे ही भागने को होता है उसके पहले ही पीटर उसे पकड़ लेता है और कहता है, डू द वर्क यू वर ब्रॉट हियर टू डू। वह काम करो जिसके लिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। उसकी बात सुनकर वो आदमी डरते हुए कहता है, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताने वाला हूँ, तुम लोग कुछ भी कर लो। उसकी बात सुनकर चित्रांग अपने दांत पिसते हुए कहता है, ये कौन है और इसे तुम दोनों यहाँ क्यों लाए हो और ये क्या नहीं बताने की बात कर रहा है। चैप्टर 68। चित्रांग को पता चला सिया के बारे में।
चित्रांग की गुस्से से भरी आवाज सुनकर जॉनी कहता है, बॉस ये खुराना मेंशन में काम करता है और ये लगभग कई सालों से वहां पर है, इसलिए हमने मौका देखकर इसे किडनैप कर लिया और इसे यहाँ लाए हैं। अब यही हमें बिग सिस्टर के बारे में सारी जानकारी देगा। वैसे तो हम दोनों ने इससे अभी तक बहुत अच्छे से पूछा, लेकिन ये अपना मुंह नहीं खोल रहा है, इसलिए हम इसे सीधे आपके पास लाए हैं और अब यही हमें सब कुछ बताएगा। और आपको पता है बॉस, इसकी नीयत बिग सिस्टर को लेके ठीक नहीं है। हम दोनों जब वहां चुपके से गए थे तो ये हमें बिग सिस्टर को घूर कर देखते हुए मिला था और उन्हें देखकर इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, इसलिए हमने इसे उठाया है। हमें इससे सारी जानकारी भी मिल जाएगी और इसका नाम भी। इतना कह वो अपनी बात अधूरी छोड़कर डेविल स्माइल करता है। चित्रांग जैसे ही सुनता है कि इस आदमी की नीयत उसकी सिस्टर के लिए सही नहीं है, वैसे ही उसकी स्टील ब्लू आंखों में हैवानियत उतर आती है और वो बिना कुछ सोचे अपनी गन निकालता है और सीधे उस आदमी के पैरों पर शूट कर देता है। उसके शूट करते ही उस आदमी की दर्द भरी चीख निकल जाती है, आह, जो उस रूम में गुजकर ही रह जाती है। चित्रांग उस आदमी को देखते हुए कहता है, मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा और तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इतना कह चित्रांग उस आदमी के दूसरे पैर पर भी शूट कर देता है। उसके पैर पर शूट कर लेने के बाद चित्रांग कहता है, अगली बार इस गन से निकली गोली सीधे तुम्हारे सर के आर पार अब तुम्हारे ऊपर है। तुम क्या चाहते हो? सब कुछ सच बताकर अपनी जान बचाना चाहते हो या फिर? इतना कह चित्रांग अपनी गन को उस आदमी के माथे पर गन रख देता है। चित्रांग के ऐसा करते ही वो आदमी डर जाता है और अपने दर्द को सहते हुए जल्दी से कहता है, मैं तुम लोगों को सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम लोग मुझे जान से मत मारो। उसकी बात सुनकर चित्रांग अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। उसके बाद जॉनी की ओर इशारा करता है। जॉनी उसका इशारा समझते हुए जल्दी से अपना फोन ऑन कर उसकी गैलरी खोलकर उसमें से सिया की पिक को उस आदमी के सामने करते हुए कहता है, अब जल्दी से हमें इनकी पूरी डिटेल बताओ और इनके हस्बैंड की भी। वो आदमी सिया की पिक देखकर जल्दी से बोलना शुरू करता है, ये वैदिक सर की वाइफ है, लेकिन वो उन्हें अपनी वाइफ नहीं मानते हैं। उसकी बात सुनकर चित्रांग की भवें सिकुड़ जाती है और वो पूछता है, और वो क्यों? चित्रांग का सवाल सुनकर वो आदमी जल्दी से कहता है, मुझे ज्यादा तो कुछ इस बारे में नहीं पता है, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो उस वक्त मैं छुट्टी पर गया हुआ था, लेकिन मैं जब कुछ दिनों बाद आया तब मुझे उनकी शादी के बारे में पता चला था। आज से लगभग 7 महीने 25 दिन पहले वैदिक सर और सिया मैडम की शादी हुई थी। वैदिक सर शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन बड़ी मैडम ने अपनी हाथों की नस काटकर उन्हें धमकी दी थी कि वो सिया मैडम से शादी कर ले, नहीं तो वो अपना इलाज नहीं कराएंगी। उनकी धमकी की वजह से वैदिक सर ने सिया मैडम से शादी तो कर ली, लेकिन उसके बाद वो उन्हें अपनी वाइफ मानने से इनकार कर दिया। उसके वो आदमी वैदिक ने उस दिन से लेके आज तक जो भी सिया के साथ बर्ताव किया था सब कुछ एक एक करके बताने लगता है। वो आदमी जैसे जैसे अपनी बात कह रहा था, ठीक वैसे ही चित्रांग का भी गुस्सा बढ़ता जा रहा था। चित्रांग की पकड़ उसके गन पर कसती जा रही थी। जॉनी और पीटर भी उस आदमी की बात सुनकर गुस्से से भर गए थे। वो आदमी जैसे ही अपनी बात खत्म करता है, वैसे ही चित्रांग अपने सामने कॉफी टेबल पर अपने एक हाथ से पंच बनाकर उस पर मारता है। उसके मारते ही उस कॉफी टेबल के टूटने की आवाज पूरे रूम में गूंजती है। उसके बाद चित्रांग उस आदमी की कॉलर पकड़कर अपने दांतों को पिसते हुए पूछता है, उस आदमी से वैदिक के बारे में पूछता है। चित्रांग की बात सुनकर वो आदमी वैदिक को याद करते हुए कहता है, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, खुराना एम्पायर के सीईओ, और साथ ही वो इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन भी है। अगर वैदिक सर किसी चीज को करने की ठान लेते हैं तो वो उसे कैसे भी करके करते हैं, और कोई उन्हें उससे करने से रोके तो वो उसकी सांसें ही रोक देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि उनकी चीजों को उनके अलावा कोई हाथ भी लगाए। मेंशन में भी 3rd फ्लोर पर इसलिए कोई नहीं जाता है क्योंकि पूरा 3rd फ्लोर का एरिया उनका है। चैप्टर 69 चित्रांग नाम का तूफान। उस फ्लो पर बड़ी मैडम ही जब चाहे तब जा सकती है। उसके बाद जब बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो वैदिक सर के असिस्टेंट पार्थ सर और वीर सर जो उनके लिए काम भी करते हैं और मेंशन में ही सबके साथ रहते हैं। लेकिन शादी के बाद सिया मैडम भी 3rd फ्लो पर ही रहती है और शादी के बाद से वही वहां की साफ सफाई भी करती है।
वैदिक सर को जो चीज एक बार में पसंद आ जाती है तो वो उसे कैसे भी करके या किसी भी कीमत पर हासिल कर लेते हैं। अगर उनके काम के बीच में कोई आया तो वो उसे बहुत ही भयानक सजा देते हैं। वो किसी डेविल से कम नहीं है, पूरी दिल्ली में उनकी ही हुकूमत चलती है, वो यहाँ के राजा है। लेकिन वैदिक सर के अलावा घर के सभी लोग सिया मैडम से बहुत प्यार करते हैं। बड़ी मैडम तो उन्हें अपनी बेटी मानती है। उस आदमी की बात सुनकर चित्रांग भी डेविल स्माइल करते हुए कहता है, उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं, अब जो होगा वो मैं करूंगा, बस कल तक का आप इंतजार कीजिए ब्रदर इन लॉ। उसके बाद आपकी जिंदगी में ये चित्रांग नाम का तूफान कदम रखेगा जो आपकी पूरी जिंदगी तहस नहस कर देगा और उन्हें भनक भी नहीं लगेगी। इतना कह वो बहुत ही भयानक तरह से हंसने लगता है। उसकी हंसी को कोई भी सुन ले तो वो डर की वजह से वहीं पर अपना दम तोड़ दे। उसकी हंसी सुनकर वो आदमी भी डरते हुए कहता है, मुझे जितना पता था मैंने सब कुछ बता दिया तुम लोगों को, अब मुझे जाने दो। उस आदमी की बात सुनकर चित्रांग उस आदमी को बहुत ही गुस्से से देखता है। उसके बाद वो उस आदमी के पास झुकता है, फिर किसी सनकी की तरह उसे देखते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। इतना कह वो अपने दोनों हाथों को आगे की ओर बढ़ता है और कुछ इशारा करता है। उसके ऐसा करते ही जॉनी और पीटर अपने जूते में छुपाए हुए खंजर, जो कि एक नाइफ की तरह ही था, दोनों ही चित्रांग के दोनों हाथों पर रख देते हैं। वो आदमी कुछ समझ पाता उसके पहले ही चित्रांग जल्दी से हरकत में आता है और उस खंजर से सीधे उस आदमी के दोनों आंखों में वार कर देता है, जिससे उस आदमी की दोनों आंखें फूट जाती और पानी की तरह उसके आंखों से खून बहने लगता है और उस आदमी के खून के छींटे सीधे चित्रांग के मुंह पर भी जाता है, जिस वजह से उसका चेहरा और भी ज्यादा डरवाना लगता है। चित्रांग के ऐसा करते ही उस आदमी की दर्दनाक चीख एक बार फिर से पूरे रूम में गूंज पड़ती है और दर्द से छटपटाने लगता है। उसे देखकर चित्रांग किसी सायको की तरह कहता है, जो भी आंखें बुरी नजरों से मेरी सिस्टर के ऊपर उठेगी मैं उन आंखों को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इतना कह वो अपनी जगह से खड़ा होकर अपनी गन को अपने हाथ में लेता है। उसके बाद वो उस आदमी के माथे के बीचों बीच शूट कर देता है। उसके ऐसा करते ही वो आदमी तुरंत अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद चित्रांग पीटर को देखते हुए कहता, इसे साफ कराओ क्योंकि मुझे मेरे आसपास खचड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर जॉनी को देखते हुए कहता, कल खुराना मेंशन जाने की तैयारी करो। इतना कह वो बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद जॉनी और पीटर भी अपने काम पर लग जाते हैं। फ्लैशबैक एंड चित्रांग अपने ख्यालों में खोया हुआ ही था कि तभी उससे अपने कानों में जॉनी की आवाज जाती है, ओह बिग सिस्टर, आपने हमको सबके बारे में बता दिया और सबसे मिलवा भी दिया, लेकिन आपने अभी तक अपने हस्बैंड के बारे में नहीं बताया और न ही उनसे मिलवाया, क्या वो यहाँ नहीं रहते हैं? चित्रांग जॉनी की आवाज सुनकर अपने ख्याल से बाहर आता है और सिया को देखने लगता है जैसे वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। जॉनी के सवाल को सुनकर सिया तिरछी नजरों से वैदिक को देखती है, जो गुस्से से उसे ही घूरकर देख रहा था। उसे इस तरह देखकर सिया जल्दी से अपनी नजरें उससे फेर लेती है और वो क्या जवाब दे सोचने लगती है। कुछ देर सोचने के बाद सिया अपनी नीली आंखों में चमक लिए जॉनी को देखते हुए कहती है, जॉनी वो ना हमारे साथ नहीं रहते हैं, हमने कल बताया था ना कि उनकी मीटिंग है इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ पाए, लेकिन हम ये बताना भूल गए थे, दरअसल उनकी मीटिंग न दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली से बाहर थी, इसलिए वो इस समय दिल्ली से बाहर गए हुए हैं, वो जब आएंगे तब हम तुम सबको उनसे मिलवा देंगे। उसकी बात सुनकर जॉनी सिर्फ एक वर्ड बोलता है, ओह। उसकी बात सुनकर सिया कहती है, तुम ये सब छोड़ो और अपनी जगह पर बैठकर ब्रेकफास्ट करो, तब तक हम चित्रांग के चोट पर मलहम लगा देते हैं। सिया की बात सुनकर वैदिक का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो अपने मन में कहता है, जान तुम्हें दूसरा मौका मिला था बताने के लिए कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन तुमने उसे भी गवा दिया, लेकिन अब तुम मुझसे बच नहीं सकती हो। सिया जैसे ही चित्रांग का हाथ पकड़कर फिर से जाने को होती है तभी उसके कानों में वैदिक की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर सिया के कदम वहीं पर जम जाते। सिया के साथ साथ सभी लोग हैरानी से वैदिक को देखने लगते हैं और उसकी आगे की बात सुनकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। चैप्टर 70 मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। सिया को चित्रांग का हाथ पकड़कर जाता देखकर वैदिक की भवें फिर से सिकुड़ जाती है और वो अपने दांत पिसते हुए बहुत ही डरावनी आवाज में सिया को आवाज देता है, जान। वैदिक की आवाज सुनकर सिया का दिल धक से करता है और वो अपनी जगह पर रुककर हैरानी के साथ वैदिक को अपनी नीली आंखों से देखने लगती है।
क्योंकि सिया को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो सबके सामने उसे जान कहकर बुलाएगा, वो भी इस तरह से। उसका तो दिमाग ही पूरा ब्लैक हो चुका था उसके मुंह से फिर से जान सुनकर। वैदिक के मुंह से जान सुनकर सभी लोग आश्चर्य से वैदिक को देखने लगते हैं और समझने की कोशिश करने लगते हैं कि उसने किसे कहा है। लेकिन वैदिक की आगे की बात सुनकर सुमन जी, सार्थक और दिशा को फिर से एक झटका लगता है और वो तीनों एक साथ बोल पड़ते हैं। सिया को बोला। उसके बाद तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं जैसे कंफर्म कर रहे हो सही कहा ना मैंने। वही रघुवेंद्र जी वैदिक को देखकर अपने मन में कहते हैं कुछ तो अकल आए इससे, कम से कम किसी के सामने तो सिया को अपनी पत्नी मानेगा। अब इतना कह वो अपना फेस साइड कर सुमन जी को देखने लगते हैं जो हैरानी वाले भाव लिए वैदिक को ही एक तक देख रही थी। उन्हें इस तरह देखकर रघुवेंद्र जी बस अपना सर हिला देते हैं। उसके बाद वो भी एक डेविल स्माइल करते हुए वैदिक को देखकर कहते हैं थोड़ा मजा तो हम भी ले सकते हैं जब इतना अच्छा सो चल रहा है तो। वैदिक आगे कहता है जान तुमने कभी बताया नहीं। फिर चित्रांत की ओर इशारा करते हुए मेरा एक साला भी है। उसके बाद वो थोड़ी सी एक्टिंग करते हुए आगे कहता है अरे नहीं जान, मैंने शायद गलत बोल दिया, मेरा एक साला नहीं बल्कि। फिर जॉनी और पीटर को देखकर तीन साले हैं कहते कहते वैदिक सिया के सामने आके खड़ा हो जाता है। वैदिक की बात सुनकर और उसे अपने सामने खड़ा देखकर सिया की पकड़ चित्रांत के हाथों पर कस जाती है, जिसे महसूस कर चित्रांत सिया के फेस को देखता है जिसपे कोई भाव नहीं था लेकिन उसकी आंखों में कुछ सवाल जरूर थे। लेकिन चित्रांत वैदिक की बात सुनकर और अपने सामने देखकर जल्दी से रिएक्ट करता है और बोलता है आप कौन और आप मेरी सिस्टर से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। चित्रांत की बात सुनकर वैदिक अपनी डरावनी मगर धीमी आवाज में पूछता है क्यों, मैं ऐसे बात क्यों नहीं कर सकता हूं। उसके बाद वो चित्रांत को पूरा इग्नोर करते हुए सिया से कहता है जान, तुमने अपने इस मुंह बोले भाई को क्यों नहीं बताया कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूं। देखो अब वो मुझसे कैसे बात कर रहा है। वैदिक की बात सुनकर सिया के साथ साथ सभी लोगों को फिर से एक बार झटका लगता है। तभी वीर पार्थ से कहता है क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है। जो इसने ऐसा कहा उसकी बात सुनकर पार्थ अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ जवाब देता है मुझे पता नहीं आज इसे क्या हुआ है। पार्थ की बात सुनकर वीर उसे घूरते हुए कहता है तुम्हें नहीं पता तो और किसे पता होगा, तुम तो उसके बचपन से दोस्त हो, उसके साथ पढ़े भी हो और साथ में बड़े भी हुए हो और अब एक साथ काम भी करते हो। उसके एक इशारे से उसकी पूरी बात समझ जाते हो, तो तुम्हें ये क्यों नहीं पता है। वीर की बात सुनकर पार्थ कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद वो वैदिक को देखने लगता है। उसे इस तरह देखकर वीर अपने दांत पिसते हुए कहता है दोनों ही एक जैसे हैं। इतना कह वो भी वैदिक को देखने लगता है। इसके विपरीत सिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सदमे में चली गई है। वैदिक की बात सुनकर सिया को खोया हुआ देखकर वैदिक सिया के बाजू को पकड़कर अपने ओर खिंचता है जिससे सिया सीधे उसके सीने से जा लगती है। वैदिक के ऐसा करते ही सिया अपने होश में आती है और वो उससे खुद को छुड़ाने लगती है लेकिन वैदिक उसे नहीं छोड़ता है। चित्रांत वैदिक की इस हरकत पर उसे घूरकर देखने लगता है और अपने मन में कहता है चलो अच्छा हुआ जो आपने खुद ही बता दिया अपने बारे में, वरना मुझे सिस्टर से आपके बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। लेकिन आपने खुद ही अपने बारे में बताकर मेरा काम और भी आसान कर दिया। वैदिक चित्रांत को खुद को इस तरह से देखते हुए देखकर डेविल स्माइल करता है। फिर वो सिया को उसी तरह पकड़े हुए अपनी मैग्नेटिक आवाज में आगे कहता है चित्रांत को देखते हुए जान। उसके मुंह से फिर से जान सुनकर सिया उसे देखने लगती है और सोचने लगती है कि वैदिक के दिमाग में क्या चल रहा है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।